ये जो चेहरा आप देख रहे हैं, करमचंद जासूस नहीं, ये करमचंद जासूस तो नहीं है, लेकिन करमचंद जासूस को जन्म देने वाले, उसका निर्देशन करने वाले पंकज पाराशर जी हमारे साथ मौजूद है। स्वागत है पंकज जी आपका हमारे इस कार्यक्रम में। आपने डार्क ग्लासेस पहना तो एकदम करमचंद की याद आ गई। करमचंद की शुरुआत आपने की, उस करमचंद ने बहुत सारे किरदारों को जन्म दिया जो पूरे देश में बहुत प्रसिद्ध हुए। दूरदर्शन के बाद वो दूसरे सैटेलाइट चैनल्स पर भी चला। तो करमचंद की कहानी से ही शुरू करते हैं आज की बात। तो एक इनोसेंस में एक चीज़ बन जाती, लेकिन उसकी शुरुआत हुई रम्मी की वजह से। मेरे पिताजी की एक हॉबी थी, जो बोले संडे को किसी न किसी घर पे रम्मी का सेशन होता था। तो उसमें मेरे फादर प्रोड्यूसर थे, तो राइटर प्रोड्यूसर दूसरे, तो उसमें क्या है कि रम्मी के अलावा गपशप और गॉसिप होती थी कि तू कौन सी पिक्चर बना रहा है। तो इट वाज लाइक तो उस संडे जो हमारे घर में रम्मी पे गेस्ट था, एक का नाम था विश्वामित्र आदिल। वो राइटर थे और फिल्में डायरेक्ट भी करते थे। तो उन्होंने एक प्रोग्राम बनाया था तब, रेडियो प्रोग्राम जो बहुत पॉपुलर हुआ था, उसका नाम था इंस्पेक्टर ईगल। और वो नंबर 1 प्रोग्राम हो गया। तो 9 से 9:15 आता था मंडे को रेडियो पे, आकाशवाणी। और रेडियो पे हम रोड पे इकट्ठे होके सारे जो दोस्त हैं 14-15 साल के, हम उसको सुनते थे और मज़ा आता था। और मैं खूनी को गेस कर लेता था। तो मैंने बोला अंकल एक बात बोलूँ आपको, मैं 13.5-14 साल का था। पिछले 2-3 प्रोग्राम में मज़ा नहीं आया क्योंकि मैंने गेस कर लिया खूनी को। अब 5-6 लोग बैठे हैं, रम्मी खेल रहे हैं, वो सिगरेट पीते थे जो वो ऐश गिराते नहीं थे। तो एंड तक मेरी मम्मी को टेंशन होता था कि अभी ऐश गिरी, तो एस्टे लेके वहाँ रखते थे, तो वो बात करते थे। तो उनको गुस्सा आ गया, ईगो हर्ट हो गई ना, बच्चा बोल रहा है। बोले तुमको पता है कि ये नंबर 1 प्रोग्राम है इंडिया में। आई सेड यस सर, इट्स वेरी पॉपुलर बट इट कैन बी बेटर। अच्छा तू बहुत स्मार्ट है तो तू लिख के दिखा। तो मेरा तो कमर्शियल, मैं बोला पैसा कितना दोगे? तो उन्होंने बोला पैसा नहीं दूंगा, 1 साल का रीडर्स डाइजेस्ट का सब्सक्रिप्शन दे दूंगा तुझे। तो 25 रुपये का था। ठीक है सर। तो मैंने उनको 7 प्लॉट लिख के दिए, उसमें से 5 उन्होंने बनाए। ऑब्वियसली उन्होंने अपनी क्रिएटिविटी डाली। अब मेनी ईयर्स लेटर एलेक पदमसी जो एडवर्टाइजिंग के गॉड थे, वो दूरदर्शन उनको बोला कि हमारे लिए कोई प्रोग्राम करो। तो उन्होंने मुझे बुलाया। तो मैंने बोला मुझे डिटेक्टिव करना है। तो बोले डिटेक्टिव चलते नहीं इंडिया, देयर इज नो कंसेप्ट इन द इंग्लिश साइड। आई सेड नो सर, इंस्पेक्टर ईगल याद है? बोला हाँ। तो आई सेड आई यूज्ड टू राइट इंस्पेक्टर ईगल। तो बोले हाउ ओल्ड हो यू? आई सेड 13। ही सेड व्हाट नॉनसेंस। आई सेड सर ये विश्वामित्र आदिल का नंबर है, उनसे फ़ोन पे बात कर लो। तो ही सेड ओके ओके आई बिलीव यू, सो मेक मी अ पायलट। तो आई मेड द पायलट। पायलट में आलोकनाथ था करमचंद। And then due to whatever reasons he was changed and Pankaj Kapoor came in. The pilot became accepted by Doordarshan. So that is how Karamchand was born. But it was a detective जो धीरे धीरे कॉमेडी हो गया। पहले एपिसोड में कोई कॉमेडी नहीं है। सेकेंड में बिकॉज पंकज कपूर, मैं और सुष्मिता मुखर्जी, हमारा कुछ इंटरेस्टिंग सबकॉन्शियस बेंड टुवर्ड कॉमेडी था। तो आप खुद को डिस्कवर करते हो व्हाइल वर्किंग। तो दैट कॉमेडी स्टार्टेड कमिंग इन। नाम को लेकर करमचंद की नाम की शुरुआत कैसे हुई? वो भी एक कहानी है कि मेरे डैडी ने बोला कि तू यार कहानी वानी लिख नहीं रहा है, तो ही गेव मी 3000 कि तू गोवा जा, पूना इंस्टीट्यूट जा, क्रिएटिव प्लेस है। पास आउट से मैं इंस्टीट्यूट से था, गोल्ड मेडलिस्ट था, फिल्म फेयर अवार्ड मिला था मुझे फॉर अ स्टूडेंट फिल्म, पर काम वाम नहीं मिल रहा था। तो डैडी ने बोला तेरा दिमाग नहीं चल रहा है, घर में बैठ कर तू चाय वाय पीता, तू ये ले पैसे जाके लिख क्या। ये वेरी एनकरेजिंग। तो मेरे दोस्त थे कर्नी कपूर जो एक्टर भी थे और रजनीश के वो ग्रुप हेड थे बालील के, तो उनका घर काफ़ी इंटरेस्टिंग होता था। तो ही लाइक मी अलॉट। तो मैं उनके पास गया, मैं बोला सर आई एम शिफ्टिंग टू योर हाउस। तो बोले सबसे पहले तो तू जोगिया गाउन पहन, रजनीश वाला। तो मैंने वो जोगिया गाउन पहन लिया, तो मैं भी रजनीश टाइप हो गया। विनोद खन्ना वही घर में रहते थे बाय द वे, सुपरस्टार। तो ही हैड रूम देयर। और शाम को महफिल जमती थी, शत्रुघ्न सिन्हा आ गए, रीना रॉय आ गए, और उनके पास वो बीटा कैम का वीडियो था तो वीडियो देखते थे। जगजीत सिंह आ गए, हारमोनियम पे चल रहा, तो ये एटमोसफेयर उनके घर चलता था। तो आई वॉज लाइक अ हाउस गेस्ट। तो मैंने बोला दोपहर को यार सर एक डिटेक्टिव लिखना है हमको, तो लेट अस, अब टाइपराइटर है आपके पास? तो बोले हाँ लिखते हैं। नाम क्या रखे? बोले कुछ बॉन्ड वॉन्ड एजेंट समथिंग। तो बोले ठीक है, एक अच्छी कड़क चाय पी के सोचते हैं। वो आर्मी से निकले थे, तो आर्मी में जो उनका ऑर्डरली था वो साथ आया था उनका मैन फ्राइडे। तो उसको बुलाया उन्होंने, करमचंद तो चाय।
बोला इसको करमचंद टेम्पररी नाम था, तो वो बदला ही नहीं, तो इट इज नेम्ड आफ्टर कर्नल कपूर इज ऑर्डरली सर्वेंट। क्या बात है। तो देखिए करमचंद सीरियल की शुरुआत कैसे हुई, उसका नाम कैसे रखा गया, तमाम बातों पर पंकज जी हमारे साथ बात कर रहे हैं। आपने आकाशवाणी के एक सीरियल की बात कही जिसके तहत फिर करमचंद की सोच ने जन्म लिया। आकाशवाणी पे ऐसा ही एक एपिसोड हवा महल आता था, और जिसके भी या मोदी के मतवाले राय, ऐसे तमाम सारे कुछ ऐसे एपिसोड्स थे जो डिटेक्टिव टाइप के शोज़ थे। सुनने में जब आदमी लगता था तो इमेजिन कर लेता था, और अब उस रूप को आपने बदल कर ऑडियो को वीडियो के साथ कन्वर्ट किया। तमाम सारी दिक्कतों के साथ मेहनत खूब करना पड़ी होगी इस पर। मेहनत तो करना था, बिकॉज वो एक इनोसेंस था। लेकिन जब 3 साल फिल्म इंस्टीट्यूट में क्या है कि आप सुबह उठो 9 बजे, 8 बजे योगा क्लास, सिंगिंग क्लास, 9 बजे आपको सतर्क तरह दिखाते हैं। इट इज़ कॉल्ड क्लासरूम थिएटर। तो आपका क्लासरूम ही थिएटर है, उसमें प्रोजेक्टर है और स्क्रीन है उस टाइम पे। तो आपको वो दिखाते हैं, फिर 1:30 बजे आपको शॉर्ट्स फिल्म दिखाते हैं, 5 बजे मेन थिएटर जो होता है उनको, उसमें कुरुसावा देख लिया, 9 बजे आपको कोई फ्रेंच फिल्म देख ली। ये रोज़ का प्रोग्राम है। 19 साल के बच्चे को आप ये एक्सपोजर दे रहे हो, और 3 साल के लिए। तो इमेजिन कितनी फिल्में, अगर मैं रोज़ की 2 या 2.5 फिल्में देख रहा हूँ तो 3 साल में कितनी फिल्में देखूँगी। तो ऑल दैट वाज देयर। तो वो आना था बाहर। और अपार्ट फ्रॉम दैट फिल्म इंस्टीट्यूट में क्या होता है, मैं बार बार बोल रहा हूँ, बिकॉज दैट इज लाइक अ मदर टू मी, बिकॉज ऑल द क्रिएटिविटी। कि आपने कुछ देखा स्क्रीन पे, अच्छा वीडियो था नहीं कभी, तो आपने प्रोफेसर को बोला कि सर ये ट्रूपो की फिल्म में ये घंटी बजाता है, इसमें कुछ अच्छा कर दिया उसने। बोले आर्काइव से फिल्म ले आओ, स्क्रीन बैक पे बैठ के स्टडी कर लो। तो वी हैड एक्सेस टू 9000 फिल्म्स टू स्टडी। यू जस्ट फाइंड राइट वन नोट कि मेरे को ये फिल्म स्टडी करनी है, वहाँ से उठाओ और बैठ के स्टडी करो। तो ऑल दैट वाज सिनेमा वाज देयर इनसाइड मी, और देयर इज नथिंग टू टेक इट आउट। तो जब करमचंद आया तो ऑल द सिनेमा केम इनटू दैट। तो जो एडिटिंग और जो हैंडल शॉट, और जो कभी स्टेडी कैम होता नहीं था, ग्राफिक्स होते नहीं थे, कैमरा घूम के आया, नीचे इधर गया उधर गया, तो वो सब बिकॉज ऑफ व्हाट वाज देयर इनसाइड आई हैड टू टेक इट आउट। तो ये जो चश्मा आपकी करमचंद आपकी पहचान बना, आपने करमचंद को एक पहचान दी। ये आपने पिनवाया अभी। तो शुरुआत, शो की शुरुआत में जब बैठे बैठे ऐसे ही बात होने लगी तो इस चश्मे पर ही बात शुरू हो गई, और पंकज जी ने उसी को पहनकर इस शो की शुरुआत करी। बहरहाल आपने फिल्म इंस्टीट्यूट को लेकर तमाम सारी बातें कही, और वहाँ की जो वर्किंग स्टाइल है उस पर भी बात कही। क्या लगता है कई सारे बच्चे इस तरह की जो वर्क स्टाइल है, जो इस तरह का कल्चर है, उसके तहत परेशान होकर छोड़ देते हैं? ऐसा कभी होता है? अभी तो सब चेंज हो गया है ना। अभी हर तीसरे दिन कुछ नया आता है। अभी आपके पास हथियार है, फ़ोन है, ये तो 4K है, और आप एडिटिंग सॉफ्टवेयर डाउनलोड कर सकते हो। 1200 रुपये महीना है, आई थिंक 4-5। उसमें कलर करेक्शन होता है, उसमें साउंड मिक्सिंग होती है। तो अभी बहुत एडवांटेज है कि आप अगर क्रिएटिव बंदे हो तो आप 13, 14, 15 साल की उम्र में फिल्म बना सकते हो पूरी। उसको यूट्यूब पर डाल दो और वो पॉपुलर हो गई तो वर्ल्ड वाइड जा सकती है। तो ये दुनिया अलग है। जो मैंने जब सीखा था तो वो हमारा स्ट्रगल क्या था कि तभी खाली फिल्म थी, अगर फिल्म ब्रेक मिले या आपको एड फिल्म मिले, तीसरा कोई वेन्यू ही नहीं था। तो मुश्किल बहुत था उस टाइम पे। अभी मैं सोच रहा हूँ कि एक गवर्नमेंट को अंडरस्टैंड करना चाहिए कि अगर ये ग्रास रूट में फिल्म ट्रेनिंग कोर्स जल्दी शुरू करें 14-15 साल की उम्र में, बिकॉज मैं मानता हूँ कि 15 साल की उम्र में आई वॉज रेडी टू मेक मूवीज, बट मुझे कॉलेज भेजा गया। तो 4 साल जो कॉलेज में मैथ्स और इकोनॉमिक्स और स्टैट्स में सीखा, आई थिंक दैट वाज अ टोटल वेस्ट। बट आवर एजुकेशन सिस्टम इज लाइक दैट। क्योंकि इंस्टीट्यूट में बोले ग्रेजुएट हो क्या, अभी ग्रेजुएशन का क्या लेना देना सिनेमा से, बट द रूल्स आर लाइक दैट। बिकॉज 13-14 साल की उम्र में हमारा जो रोड था उसमें मनोज कुमार, देवेंद्र गोयल, चित्रगुप्त, मदन मोहन, सारे फिल्म के लोग थे। तो हमको कैमरा मिल गया 16mm, तो हमने शूट करना शुरू किया। तो अभी अगर इनको 16 में शुरू करें, स्पीलबर्ग कब शुरू हुआ था? 16 में, 19 की उम्र में उसने तो फिल्म बनानी नहीं, बिकॉज ही हैड द कैमरा इन हिज फ्रेंड हैड आई रिफ्लेक्स, तो ही डिड इट। नो, दैट्स व्हाई ही बिकेम ग्रेट। ऑफ कोर्स ही हैड द इमेजिनेशन। तो कितने लोग हैं जो ग्रास रूट में, अभी मेरे को बहुत सारे लोग फ़ोन करते हैं, मैंने ये पोएम लिखी है, यंग पीपल, तो इनक्रेडिबल क्रिएटिविटी इज देयर, बिकॉज आवर कल्चर इज वेरी ओल्ड, द इंडियन माइंड इज वेरी ओल्ड, इट इज़ गॉट अ लॉट ऑफ जेनेटिक कनेक्शन। मैं बोलूँ अगर सब्जेक्ट से उधर जाऊँ तो आकाशिक रिकॉर्ड्स, जो यूनिवर्स का पूरा स्टोरेज है ऑफ मेमोरी, पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर,
तो हमारे जो ह्यूमन माइंड है इंडियन का, दैट इज गॉट अ वेरी बिग कनेक्शन विद क्रिएटिविटी, तो दैट शुड बी टैप्ड। आपने कहा कि 14-15 साल की उम्र में बच्चों को ट्रेनिंग दी जानी चाहिए, वो उनको फिल्म मेकिंग से लेके फिल्म इंडस्ट्री के तमाम सारे जो टेक्निकल एंगल से उन पर बात की जानी चाहिए, समझाना चाहिए। हकीकत ये है पंकज जी कि देश में उस लेवल के इंस्टीट्यूट अभी भी है नहीं। मुंबई पुणे के अलावा जब आप चाहते हैं कि मास रूट लेवल पर जाकर इन सब चीज़ों को प्रमोट किया जाए और अच्छा टैलेंट बाहर निकाला जाए, तो जो इंस्टीट्यूट मुंबई, दिल्ली, पुणे के अलावा जो छोटे शहरों में चलते हैं उनके पास तकनीकी ज्ञान उतना होता नहीं है। तो ऐसी स्थिति में तो जो टेक्निकल एक्सपर्ट्स हैं उनको लेकर क्या कहना है आपका, और उसको प्रमोट करने के लिए इस तरह के छोटे शहरों में भी इंस्टीट्यूट्स की स्थापना हो, उसको लेकर कोई प्रयास कर रहे हैं? ये इंडिविजुअल के हाथ में नहीं है, ये आपका गवर्नमेंट, HRD, एजुकेशन, उनके हाथ में है पूरा। और एक्सपेरिमेंट तो एक शुरू करें, अभी स्टार्टअप किए जा रहे हैं, स्किल डेवलपमेंट किए जा रहे हैं। तो ये अगर फिल्म स्कूल्स का करें, ट्राई करें। फिल्म स्कूल का वो ये नहीं मतलब डायरेक्शन, इट इज ऑल्सो एक्टिंग, इट इज राइटिंग, मैं थिंक सर, हाँ, कंपोजिंग, म्यूजिक। अभी कितने लोग इतना अच्छा गाना गाते हैं 12-13 साल की उम्र में, कमाल के। तो दैट शुड लुक आफ्टर। और सेकंड टायर, थर्ड टायर तक जाके ढूंढना चाहिए उनको। वी कैन गेट वर्ल्ड क्लास सिनेमा। और अभी AI आ रहा है, अगर आप 15 साल के बच्चे को 6 महीना AI सिखाओ तो क्या करेगा वो? कमाल करेगा। इट्स नॉट डिफिकल्ट। AI से कितना बदलाव आएगा फिल्म इंडस्ट्री की? रोज आ रहा है, रोज बदलाव आ रहा है। अभी जैसे मैं यहाँ पे शादी पे आया हूँ, तो मैंने बैठा था रिसेप्शन में, और वो लड़का लड़की का नाम रिसेप्शन में नहीं था, संगीत था। एक दिन पहले 2 गाने कंपोज किए। लड़का लड़की को बोल रहा है कि मैं नाम लेके कि श्रिया, मैं तेरा ख्याल रखूंगा, तो ये हमेशा प्यार रखूंगा, तो ये करूँ। पूरा गाना सिंग जैसे स्टूडियो में है, मैंने फ़ोन पे बना के स्पीकर पे बजाया। तो द कपल वेंट एंड डांस्ड ऑन स्टेज। फिर वो आके पूछा उन्होंने मुझे कि किस स्टूडियो में किया है, किसने गाया? सर ये अभी किया मैंने, फोन पे आपको सुनाऊंगा वो। तो यू विल नॉट बिलीव दैट दिस इज डन इन 2.5 मिनट्स। तो AI अभी इट्स ग्रोइंग वेरी फास्ट, and I think there is also a danger there, because if AI is not become conscious, then it might harm the human race. AI के सकारात्मक परिणाम तो है, लेकिन साथ में नकारात्मक प्रभाव भी बहुत सारे हैं। और हर चीज़ के जो हर चीज़ जो नई निकल कर आती है उसके बहुत अच्छे होने के साथ साथ नकारात्मक पहलू भी होते हैं। बहरहाल जलवा में जिस तरह से नज़रुद्दीन शाह को आप कॉमर्शियल मूवीज़ में लेके आए, उसके पहले आर्ट मूवीज़ ही ज़्यादा किया करते थे। तो उसका अनुभव कैसा रहा, उसका रिस्पॉन्स कैसा रहा? रिस्पॉन्स पहले तो जब अनाउंस किया तो सबका फ़ोन आया कि क्या कर रहे हो, दिमाग खराब हो गया। लेकिन एक अगेन मैं बोल रहा हूँ, एक इनोसेंस थी वहाँ पे, और एक कॉन्फिडेंस था। और नसीर को तो मैं जानता हूँ, हमारा सीनियर है फिल्म इंस्टीट्यूट का, और वो पिक्चर भी गलती से बनी, मैं कुछ और बना रहा था। एक्चुअली आप मानेंगे नहीं कि करमचंद जब चल रहा था तो बहुत प्रोड्यूसर्स फ़ोन करते थे मुझे साइन करने के लिए। तो गुल आनंद साहब जिसने चश्मे बदूर बनाए, उन्होंने फ़ोन किया और बोला कि पिक्चर बनानी। तो मैं खुश हो गया कि भाई टीवी के बाद पिक्चर, तो दैट इज़ द नेक्स्ट स्टेप। तो मैं मिला उनसे, तो उन्होंने बोला आप टार्जन बनाते हैं। तो वी वर मेकिंग टार्जन 2, हेमंत बिरजा की में कट गए। अच्छा, साइन हो गए थे, कहानी लिखी जा रही। और मैं किसी के घर गया पार्टी में, वो भी अनइनवाइटेड था, उसको किताब वापस देनी थी। वो लड़की काम कर रही थी करमचंद में, तो उसकी बुक बोरो की थी, वापस देने का। तो घर में पार्टी चल रही थी, नसीर साहब बैठे थे। मैं पूछा क्या कर रहा है, ए पंक व्हाट यू डूइंग? तो मैं बोला आई एम मेकिंग टार्जन। बोला दिमाग खराब है क्या? बोला यू आर FTI गोल्ड मेडलिस्ट, यू आर डन करमचंद, यू वांट टू मेक टार्जन? I said I want to make, and it will be interesting जंगल में, because there are 7 girls who get lost, और वो टार्जन बचाता रहता है। शायद बनानी चाहिए थी मुझे। तो बोलते I will play टार्जन। तो I said नजीर, जो आप पी रहे हो पीते रहो। रम पी रहे थे वो स्टील के गिलास में। I said you lost it। अगले दिन मैंने गुल आनंद को बोला कि ऐसा ऐसा नसीर बोल रहा है, पागल हो गया। तो गुल ने क्या बोला, नसीरुद्दीन शाह कैन प्ले मिकी माउस, if he plays Tarzan it will be news। I said sir he's underweight, he's 68-69 kilos, let's meet him। तो we went and met him। तो नसीर कन्विंस्ड us कि मैं बॉडी बनाऊंगा 4 महीने। तो मैं जब नीचे आया तो मैंने गुलाम को बोला भैया टार्जन तो बनती नहीं इसके साथ।
तो गुल ने पलटी खाई. ही यूज्ड टू इम्पोर्ट फॉरेन मूवीज. तो ही सेड बड़ी आइडिया आया है, बेवर्ली हिल कॉप को बनाते हैं, उसमें कमांडो डालते हैं. उसमें उसने 4 फिल्मों का नाम लिया. उसको पीस करते और बनाते. अरे चलो गोवा जाते हैं और लिखते हैं. तो वी वेंट टू गोवा टू राइट. एंड 2 weeks वी आर ड्राइविंग अप एंड लोकेशन देखा. अरे यहाँ अच्छा, यहाँ तो अकॉर्डिंग टू लोकेशन ये अच्छी जगह है, यहाँ शूट कर सकते हैं, तो यहाँ पे तो इट वाज उल्टा. और जब नसीब को सुनाया तो ही वाज वेरी हैप्पी. और वी फिनिश द मूवी इन 29 days. एक एनर्जी थी उस शूट में, बिकॉज हम लोग पूरा दिन शूट करते थे. फिर बोलते कि यार रात का वो सीन है वो कर लेते. फुल नाइट शूटिंग. अगले दिन मैं होटल में आया और मैं बोला चलो सब लोग स्विमिंग पूल में नहा रहे हैं. तो प्राइवेट होटल 2 star. बोला आप जागे हो तो वो सीक्वेंस कर लेते हैं. तो वी तो आई थिंक 2 days 2 nights कंटिन्यूसली वी शॉट. थे भी तो यंग ना, एनर्जी थी. तो इट वाज अ डिफरेंट वर्ल्ड ऑल टुगेदर. उसमें 15 कोइंसिडेंसेस आए टू मेक इट. सो आई वाज हैप्पी. इट वाज अ वेरी जॉयफुल एक्सपीरियंस. हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में ग्राफिक्स को लेकर जो प्रयोग आपने किए शुरुआती दौर में शायद उस समय तक कोई नहीं कर पाया. और तो उसके पीछे आपने किस तरह की सोच के साथ काम किया, उसका रिस्पॉन्स के साथ? सी you don't plan it. अभी TCS टाटा कंसल्टेंसी वाज ग्रोइंग दैट टाइम. 92-93 की बात कर रहा हूँ. तो उन पे एक डॉक्यूमेंट्री बना रहा था. तो रोज मैं उनके ऑफिस जाता था टाटा के, और डॉक्यूमेंट्री थी 1 घंटे की ऑन द 7. तो आई वाज अंडरस्टैंडिंग द प्रोसेस. तो मुझे पता भी नहीं था कि ये है क्या, what are they doing. और they were futuristic. अभी it's a 2 lakh crore to 1 lakh crore कंपनी. तो they are handling British Rail. और उनके जो लोग और वो जो मेन फ्रेम कंप्यूटर पावर था वो कमाल का था. मतलब मेरे पास अगर एक दिन का है तो उनके पास महल था. दैट वाज अ डिफरेंस इन कंप्यूटिंग पावर. मैं घर में कुछ कर रहा था 3D में, बेसिक वेरी रॉ, सर्कल बनाना, क्यूब बनाना, तब था नहीं. तो मैं उनका कमरा देखा, वहाँ पे वो लोग कुछ बना रहे थे. तो मैं बोला क्या कर रहे हैं. बोले हमारे पास ये है सॉफ्ट इमेज विच इज़ अ वेरी. अरे सर ये कमरा मुझे दे दो, लेट मी ट्राई एन एक्सपेरिमेंट विद द बॉयज. तो बोले करो. तो 1 महीना किया तो आई स्टार्टेड मेकिंग. फ्रिज बन गया, नियॉन लाइट बन गया, हेलीकॉप्टर बन गया ग्राफिक्स पे उस टाइम. लोगों के पास कंप्यूटर नहीं होता था. तो फिर मैंने बोला लेट मी ट्राई टू पुट इट इन द फिल्म. तो मैंने माधुरी दीक्षित को बोला कि ये ऐसा क्रोमा होता है, ब्लू के अगेंस्ट नाचो. तो ये बोलती है तो नॉनसेंस व्हाट यू टॉक. तो मैंने सरोज को बोला, सरोज खान को, कि माधुरी को कन्विंस करो कि ये एक एक्सपेरिमेंट करे कुछ. माधुरी डिड द डांस. तो मैंने पैलेस बनाया पीछे और उसको कॉम्पोजिट किया. तो मैंने अनिल कपूर सॉ इट, ही सेड ओह माय गॉड दिस इज फ्यूचर. बिकॉज वो दे डिड नॉट नो कि इट एग्जिस्ट. तो 55 इफेक्ट्स मैंने किए. अनिल घोड़े के नीचे जाता है, खींचता है, वेपन्स है वो सारा, लाइटनिंग. तो दैट वाज द फर्स्ट टाइम कंप्यूटर ग्राफिक्स वाज डन इन द फिल्म. तो BBC हर्ड, तो BBC आया, इंटरव्यू किया, कैसे किया. तो इट इज देयर ऑन YouTube. तो इट वाज जस्ट बाय चांस. बाय चांस. ग्राफिक्स की आपने बात कही, आपने क्रोमा की बात कही कि क्रोमा पर सारी चीज़ें फिल्माई गई. तो लाइट को लेकर काफ़ी ध्यान क्रोमा पर रखना पड़ता है, एज कटिंग से लेकर बाकी सारी चीज़ों पर. तो उसके लिए तकनीकी लोगों की आवश्यकता भी पड़ती है. साथ में क्रोमा पे अगर आपने मूवी शूट की तो कॉस्ट इफेक्टिवनेस में कितना फर्क आया? कॉस्ट इफेक्टिवनेस आया, लेकिन वो तो एक्सपेरिमेंट था ना. लेकिन अभी जो 4K में जो आएगा AI, तो उसमें तो फिल्में बनेंगी AI पे. हम म्यूजिक कंपोज, लिरिक्स लिखते हैं, कहानी अभी तक इतना ग्रो नहीं हुआ है, लेकिन हर 2 दिन कुछ ना कुछ नया आ रहा है. इट्स ग्रोइंग टू फास्ट. और चाइना ने देखा ना क्या किया, डीप सीक अनाउंस किया, वहाँ पे मार्केट गिर गई. तकनीक रोज़ नहीं आती है, और आपने यही कहा कि हर 2 दिन में एक नई तकनीक आती है. तो तकनीक से पार पाना बड़ा मुश्किल काम है. नई तकनीक जब भी आती है, नया इनोवेशन जब आता है, तब कुछ ना कुछ नया लेकर आता है. बहरहाल चालबाज की बात हम करते हैं. चालबाज में अवार्ड भी मिला और एक अच्छी फिल्म साबित हुई. तो चालबाज को लेकर कोई अनुभव आपके हैं? बहुत सारे हैं. कुछ आप पर्टिकुलरली पूछो तो जो आपको ऐसा लगता है कि बहुत अच्छा अनुभव है उस चालबाज मूवी को लेकर? अगेन मैं वही बोलता हूँ कि हर फिल्म की जन्मपत्री होती है. पूर्णचंद्र राव थे साउथ के सबसे बड़े प्रोड्यूसर तभी के. यश चोपड़ा, करण जौहर कंबाइंड, सारे अमिताभ की फिल्में वो कर रहे थे, रजनीकांत के साथ वो काम कर रहे थे. तो मेरे डैडी ने उनके लिए कुछ थोड़ी मदद की थी सेंसर बोर्ड में. तो ऋषिदा के साथ कुछ
बहुत अजीब सा कट मांग रहे थे, तो मेरे डैडी ने समझाया, ऋषि को चेयरमैन थे सेंसर बोर्ड। तो पूर्णचंद्र ने फ़ोन किया, बोला कि मुझे एक फ़ोन आया एलवी प्रसाद से, एलवी प्रसाद साउथ के, कि आपके बेटे ने पिक्चर बनाई है जलवा, जो यूनिक है, कुछ नया है, टेक्नोलॉजी है वो सब, तो मैं उनसे मिलना चाहता हूँ। तो मेरे डैडी ने बोला वो आए हैं बॉम्बे, सांताक्रूज में ऑफिस है, उनसे मिलिए और जो भी बोले हाँ बोलना, पिक्चर साइन करके निकलना, उनको ज्ञान मत देना इंस्टीट्यूट का, रूपा गोडाट का मत बोलना, वो साउथ के प्रोड्यूसर हैं, बहुत स्ट्रांग है, तो और वो अमिताभ के क्लोज है। तो मैंने सोचा कि अमिताभ को कुछ पिच करता हूँ उनको। तो मैं रास्ते में सोच रहा था, मेरा घर पास था 10 मिनट दूर, कि क्या बोलूँ उनको, अमिताभ के साथ क्या बनाना है। सोच रहा हूँ, स्टेडियम में ऊपर आया, उन्होंने नौकर दरवाजा बोला तो सामने श्रीदेवी का पोस्टर, तो वो चिपक गया। तो जब मैं बैठा तो वो आए, एनीथिंग इन माइंड सर? तो मैं बोला डू यू नो श्रीदेवी? तो बोले पप्पी लाइक हाउस, उसका पेट नेम पप्पी है बचपन का, तो वो घर जैसी है, मतलब उनका मतलब व्हाट यू वांट टू मेक। तो मैं बोला यार वो साइन करके निकलो। तो मैं बोला लेट्स डू सीता गीता डबल रोल। 1 सेकंड सोचा तो हिज कंप्यूटर माइंड वर्क, उनको समझ आ गया, बोले ओके स्टोरी रेडी? आई सेड नो सर। ओके हाउ मच टाइम टू राइट स्टोरी? आई सेड 1-2 months। तो चिल्लाए तेलुगु में, वहाँ से बंदा आया, 11,000 का एनवेलप में कैश दिया और बोला मैं तुमको इतना पैसा दूंगा, 15 व्यू इतना और डुप्लीकेट दूंगा, और इसमें 2 कंडीशन है। विजिट डायरेक्टर आई सेड आनंद मिलिन, जिनको मैंने इंट्रोड्यूस किया था मेरे दोस्त, नो सर लक्ष्मीकांत परेला। ओके, रजनीकांत विल बी हीरो, जितेंद्र विल बी हीरो। चलो ओके सर। ये बात हो गई, सेकेंड हुआ, मैं नीचे आया, मैं बोला क्या किया मैं? श्रीदेवी के साथ पिक्चर साइन कर गया। घर आके डैडी को बोला, फिर गए हम, फिर 2-3 हफ्ते बाद उनका फ़ोन आता है, श्रीदेवी वांट्स टू मीट यू। तो मैं गया एसएल स्टूडियो में, तो वो कुछ फेदर और ब्लू आइज में कुछ शूटिंग कर रही थी, तो सामने आके बैठी ऐसे। तो मेरा तो मतलब टेंशन यहाँ तक, सर नाइस डायरेक्ट, नाइस पिक्चर यू मेड, टेल। आई सेड टेल क्या? तो मैं पूरी से बोला कहानी सुनाओ। कहानी रेडी नहीं, ये सामने बैठी है, एंड शी वाज एट द पीक, दैट ऑरा वाज देयर, उसका ऑरा तो देयर इज नो कंपैरिजन विद एनी अदर हीरोइन। अब मैंने पूरा गैदर किया करेज और उसको सीता की तरह कहानी सुना डाली, बिगिनिंग टू एंड। शी वाज लाफिंग, यस नाइस। फिर तेलुगु में कुछ बोली तो पुलिस ने बोला यू वेट आउट। मैं बाहर गया, वो आए, बोले शी लाइक्ड इट, ओके वी आर डूइंग सर, एंड आई रेड सीता गीता टू। Sir, you keep quiet. You go to my farm house and you write the story. तो I went to farm house, कमलेश पांडे, me and Rajesh, and we wrote the whole story. अच्छा वहाँ पे क्या हुआ? Kamala Hassan had called me, Karan के टाइम पे. This is Kamal, I'm your fan, I want to meet you. I said, sir, my pleasure. तो I spent 4-5 hours with Kamala Hassan. जहाँ वो नायकन के बारे में बता रहे थे, और करण के बारे में पूछ रहे थे, ये शॉट कैसे लिया वो शॉट। तो मैंने उनको फ़ोन किया, सर कमल सर, आई एम हियर इन पूर्णचंद्र हाउस, आई हैव साइंड दिस मूवी, I'm doing Sita Gita. What is your track? Now he is very interested as a genuine creative person कि बंदा बना क्या रहा है। तो मैंने सुना है उनको ट्रैक, तो बोले you are going wrong, you are breaking the original Bible. बोले रोमियो जूलियट को, शेक्सपियर को चेंज नहीं करते, तू चेंज करेगा फंसेगा। You are not रमेश सिप्पी, she is not हेमा मालिनी, ऑटोमेटिकली अलग हो जाएगा। तू वो मत छोड़ना मत, जो किडनैप हो जाती है ये वापस वो, उसको तो बदलने की कोशिश कर, डोंट बी ऑरेंज, डोंट ट्राई टू बी। तो मैंने आई स्टक टू दैट थैंकफुली। देन आई सेंट हिम अ बॉटल ऑफ शैंपेन लेटर ऑन टू थैंक हिम। चालबाज है लॉट ऑफ स्टोरीज, बट लाइक ऐसे यू नो हो जाता है जन्म पत्री। अब मैंने बच्चन बोला होता तो पता नहीं बनती नहीं बनती, क्या बनता, या वैसे ही बनता जैसे उनकी है। तो एटलीस्ट चालबाज वाज समथिंग दैट यू नो आई कैन लुक बैक ऑन। पंकज पाराशर जी से बात करके इतना मज़ा आ रहा है, मिला पहली बार में ऐसा लगता है कि बहुत लंबे समय से मिलता आ रहा हूँ, हर बार कोई नई चीज़ सुना रहे। और इस बार जो इंटरव्यू के दौरान बातचीत हुई और जो फिल्म इंडस्ट्री या इनके फिल्म बनाने के तरीक़ों की बात हुई, फिल्म इंडस्ट्री में किस फिल्म को कैसे बनाया, किसको कैसे नाम दिया, ये सब बातों पर उन्होंने बहुत विस्तार से हमसे बातचीत की। पंकज जी हमसे बातचीत करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।
थैंक यू। मेरा एक दूसरा साइड है जो लोगों को देखना चाहिए। आई मेक अ लॉट ऑफ डॉक्यूमेंट्रीज ऑन स्पिरिचुअल, जैसे कसर देवी जी, मैंने बनाया जी, जो जी। है अभी इंटरनेट पे, और नर्मदा पे मैंने पूरा डॉक्यूमेंट्री बनाई हुई है, और वननेस जो साउथ का अम्मा भगवान का है उन पे भी इंटरव्यूज़ किए हैं। तो ये जो स्पिरिचुअल लोग हैं ये काफ़ी जुड़ते हैं मेरे साथ अपने आप। सामने से फोन आता है, दादाश्री हैं जो करजत के, जो महाअवतार बाबा जी से बात करते हैं स्वयं, उनसे मुलाकात हुई, तो उनकी इंटरव्यूज़ और महाअवतार बाबा जी की पेंटिंग की है मैंने जो उनके आश्रम में लगी है। तो दैट इज़ एन अदर साइड विच ऑल्सो पीपल डोंट नो। तो आपके ज़रिए सही बात है, बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी बातें फिल्मों से अलग हटके कई बार जो बातें हैं पंकज जी ने बताई हैं वो भी उनके करियर में एक महत्वपूर्ण मुकाम रखती है। बहरहाल हमसे बातचीत करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू।